गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे धातु और अधातुओं के बारे में। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की। रासायनिक गुणधर्मों में हमने धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, जल से क्रिया, अम्ल और क्षारकों से क्रिया हमने देखी थी, जिनमें से अधिकांशतः धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, जबकि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। उसके बाद धातु मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो जल से क्रिया करती हैं और अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। फिर हमने थर्ड पे पढ़ा था अम्लों से क्रिया। धातुएं जो होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और धातुएं जो है वो क्षारकों से क्रिया करके भी कौन सी गैस मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन गैस। ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के उपयोग। जो धातु होती है और अधातु जो है इनका कहाँ उपयोग किया जाता है? सबसे सामान्य हम बात करते हैं ज्वेलरी की। सोने चांदी के जो गहने बनाए जाते हैं, तो सोना चांदी दोनों ही क्या हैं? धातुएं, क्योंकि वो धातु के जितने भी गुणधर्म मैंने आपको बताए थे वो सब इनमें होते हैं। तो धातु और अधातु के उपयोग की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे धातु का उपयोग। लोहे का उपयोग कई तरह के फर्नीचर है, जो टेबल है, इनको बनाने में किया जाता है। अलमारी वगैरह है, इन्हें बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लोहे का जो गाड़ी मोटर के जो अलग अलग पुर्जे होते हैं उन्हें बनाने में, बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं इनको बनाने के अंदर साथ सामान सजाने के जो सामान है इनको बनाने में किया जाता है। इसके बाद सोना है, चांदी है, इसका उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। और पारा है, उसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अब देखिए, आप इसमें आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीन, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साज सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के बनाने में किया जाता है। आप कुछ धातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप इनका सही अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं अधातुओं की, तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। एक ऐसी अधातु है जो कि सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका उपयोग वो श्वसन की क्रिया में करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस। मैंने आपको बताया अधातु जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो जो ऑक्सीजन है वो अधातु है, क्योंकि ना तो ये ठोस है, ना ये आघातवर्धनीय है, यानी इसको चद्दर के रूप में भी नहीं बदल सकते, ना इसको तार के रूप में बदल सकते हैं, ना ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। तो अधातुओं के उपयोग की हम बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो अधातु है इसका उपयोग सांस लेने में यानी श्वसन की क्रिया में किया जाता है। अगला है अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, नाइट्रोजन। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। किस धातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण के अंदर किया जाता है? ठीक है। अगला है अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलेन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, पटाखों के रूप में प्रयुक्त होने वाला अधातु। तो ये सारे के सारे मैं आपको जो पीछे वीडियो हुआ था ये सारे के इनके उपयोग मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, धातु और अधातु के उपयोग की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स हैं वो धातु और अधातु के उपयोग के बहुत कम दे रखे हैं। जो कुल मिलाकर जो आपको 3 या 4 ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। बाकी ये सामान्य जानकारी है जो कि हम सबको पता है। अधातुओं के उपयोग कहाँ कहाँ अधातुओं के उपयोग किए जाते हैं और धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए, चैप्टर होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैं जो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको एक साथ करवा देती हूँ, लेकिन आपको होमवर्क में सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं करने हैं, वो थोड़े थोड़े आपको डेली मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से किसको पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है? जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये क्या है? अधातु। तो इनमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता। जिंक क्या है? धातु। तो जिंक धातु है तो इसमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो फर्स्ट में आपका ऑप्शन होगा अ। सेकंड देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये सही है या नहीं। सभी धातुएं तन्य होती हैं। ध्यान रखना, सभी धातुएं तन्य नहीं होती।
अधिकांशतः हम 100% किसी चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि ये जो गुण है, जैसे हमने धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़े, तो क्या सभी वो गुणधर्म हर धातु में होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। अधिकांशतः धातुओं में वो गुण पाया जाता है। तो सभी धातुएं तन्य नहीं होती। पारा जो है, पारे का तार नहीं बना सकते, कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, गलत। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, अधातु तन्य होती ही नहीं है, तन्यता का गुण उनमें पाया ही नहीं जाता, तो ये भी क्या हो गया? गलत। सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, तो ये है गलत। तो इन चारों में जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है सही, बाकी तीनों है गलत। अब देखिए खालिस्तान भरना है आपको यहाँ पे। फर्स्ट है फॉस्फोरस, बहुत क्या है? क्रियाशील धातु है। ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील है कि इसको अगर हम बाहर खुला छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। तो फॉस्फोरस बहुत क्रियाशील धातु है, तो इसमें आएगा क्रियाशील। अब देखिए सेकंड, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, तो पहले में आएगा विद्युत और दूसरे कॉलम में आएगा सुचालक। अगला देखिए, आयरन कॉपर की अपेक्षा, आयरन जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर और आयरन की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर कम क्रियाशील और कॉपर की तुलना में आयरन होता है ज़्यादा क्रियाशील। अगला है, धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? ये बनाती हैं हाइड्रोजन गैस। और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन जो होती है वो बर्न होती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ट्रू और फॉल्स का है। आपको क्या बताना है? सही गलत बताना है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये गलत है। सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती, तो पहला हो गया गलत। दूसरा है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सही है। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि सोडियम जो होती है उसको कैरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील है कि इसको अगर हम बाहर खुला छोड़ रहे हैं या पानी के अंदर भी रख रहे हैं तो ये इनसे क्रिया कर लेती है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे आग लगने का डर बना रहता है। तो दूसरा वाला जो है वो ऑप्शन वो सही है। थर्ड देखिए, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, गलत है। अब आप देखिए यहाँ पे ये अभिक्रिया हो रही है ऐसे, ये है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है कि कॉपर जो है वो जिंक को हटाकर कॉपर सल्फेट बना लेगा और जिंक को यहाँ से हटा देगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। हमने जो पढ़ा था, जो अभिक्रिया देखी थी वो ये थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाता है। तो यहाँ पे जिंक है ज़्यादा क्रियाशील, कॉपर है कम क्रियाशील, और बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस बनता है, कॉपर बाहर आ जाता है। अब अगर इसी रिएक्शन को हम उल्टा करें, यानी कॉपर जो होगा वो जिंक को यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब देखिए जो थर्ड वाला है, इसमें दे रखा है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, नहीं, गलत है ये। अगला है, कोयले को खींचकर तार प्राप्त की जा सकती है क्या? कोयले की कभी तार बनती है क्या? बिल्कुल नहीं बनती, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में 3 कॉलम है। फर्स्ट है इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, इनके गुण हैं। दूसरे में धातु और अधातु दे रखे हैं। तो आपको क्या बताना है? दिखावट में धातु कैसी होती है? चमकीली। अधातु, ये टेबल आपको पूरी भरनी है, यहाँ पे गुण दे रखे हैं। धातु कैसी होती है? चमकीली। अधातु क्या होती है? चमकीली नहीं होती। कठोरता, धातु कैसी होती है? कठोर, और ये कठोर नहीं होती। आघातवर्धनीयता, धातु होती हैं और अधातुएं नहीं होती। तन्यता, धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं नहीं होती। ऊष्मा का चालन, ये सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। उसके बाद विद्युत का चालन, धातु सुचालक होती है और ये कुचालक। इस तरह से आपको ये टेबल पूरी कंप्लीट करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्र में रख सकते हैं? नींबू का जो अचार होता है, क्या इसको हम एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जब भी आप जूस पीते हैं तो स्टील वगैरह के ग्लास हैं उनमें मना करते हैं कि कांच के ग्लास में पीजिए। ऐसा क्यों होता है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं इनमें होता है अम्ल, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे, जो खट्टी चीज़ें होती हैं इनमें होता है अम्ल, ठीक है। और हम बात करें एल्यूमिनियम है या अन्य कोई जो धातु है, इनके बर्तन ये होते हैं धातु, और खट्टी चीज़ों में होता है अम्ल। मैंने आपको बताया था धातु अम्ल से क्रिया करके एक तो बनाती है लवण
और एक हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये जो लवण बनता है ये हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो इसीलिए नींबू का जो अचार होता है उसे एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, उसमें अम्ल होता है और अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और लवण बनाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, नीचे दी गई सारणी में कॉलम ए में कुछ पदार्थ दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके उपयोग दिए गए हैं। तो कॉलम ए और बी को आपको क्या करना है, मैच करना है। देखिए, आप कॉलम ए में दे रखा है गोल्ड। गोल्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में। तो इसमें जो फर्स्ट होगा ये 4th से मैच हो जाएगा। अगला है आयरन। आयरन का उपयोग कहाँ किया जाता है, आयरन का उपयोग किया जाता है क्या बनाने के अंदर, मशीनें बनाने के अंदर। अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग थर्मामीटर के अंदर किया जाता है। खाद्य सामग्री यानी जो खाना हम रैप करते हैं, खाने के जो रैपर आते हैं ना, एल्युमिनियम की रैपर सीट आती है, उसमें किया जाता है। कार्बन जो होता है, कार्बन का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। कॉपर जो होता है, इससे बिजली के तार बनाए जाते हैं। और जो मरकरी होती है, इसका थर्मामीटर में उपयोग होता है। इस तरह से आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको रीज़न बताना है क्या होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट की प्लेट में डालें। एक कॉपर की हम क्या करेंगे, प्लेट लेंगे और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। देखिए आप, इसमें हमने क्या लिया, हमने लिया अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और किस में डालेंगे, कॉपर की प्लेट में। तो यह हो गया कॉपर। हमें पता है कि अम्ल जो है वो कॉपर से क्रिया करेगा, ठीक है, धातु से क्रिया करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लेट पे डालते हैं तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 प्लस हमने इसको किस में डाला, कॉपर की प्लेट में। तो कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा और क्या बनेगा, ये बनाएगा कॉपर सल्फेट बन जाएगा SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होगी। तो इसमें रीज़न आप क्या बताओगे, क्या होगा, अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कॉपर की प्लेट में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए ये लोहे की कील यानी ये हो गया आयरन, इसको हम रखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई थी, इससे पहले जो वीडियो हुआ था, कि आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करके क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। अगला है, इससे संबंधित आपको अभिक्रिया भी लिखनी है, तो दोनों के लिए मैंने आपको अभिक्रिया बता दी है और आपकी बुक में दे भी रखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसमें उत्सर्जित एक परखनली में इकट्ठा किया। सलोनी ने क्या किया, एक लकड़ी का कोयला लिया और उसमें जो गैस बन रही थी उसे एक परखनली में इकट्ठा किया। वह गैस की प्रकृति कैसे पता करेगी, कैसे पता करेगी कि गैस की प्रकृति क्या है। तो उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके लिटमस पत्र के द्वारा, गुड़हल के पुष्प द्वारा, किसी भी सूचक के द्वारा उसकी प्रकृति पता कर सकती है। इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ध्यान देना, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया, ठीक है, तो ये हो गया कोयला यानी कि कार्बन। ध्यान दीजिए, ये हो गया कोयला, कार्बन। जलता हुआ है यानी कार्बन जल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो गैस बनी है, जो परखनली में इकट्ठा की है, वो है ये। ठीक है, अब इसमें डाला क्या, पानी, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इस गैस के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा जल डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर हमने डाला जल तो बनेगा CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन वे आभूषण वापस लाने गई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। बिल्कुल, जो दुकानदार जो होते हैं, जो सुनार जो जिनको हम कहते हैं, जो कि ज्वेलरी का काम करते हैं, एक तो इनके जो पॉलिश जब इन पे की जाती है
ठीक है। पॉलिश से तो थोड़ा वज़न बढ़ना चाहिए, जबकि आभूषणों का वज़न क्या हो गया, कम हो गया। तो इनके पास एक द्रव होता है जिसके अंदर ये क्या करते हैं, कुछ सोने को क्या करते हैं, पिघलाकर अपने पास रख लेते हैं, जिससे इसका वज़न क्या हो गया, कम हो गया। तो आज ही मैंने आपको सारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आज जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू।